Good morning students. राम राम. वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस. पिछली बार जब हमने 6th क्लास चैप्टर 1 यूनिट 1 आवर पास्ट चैप्टर नेम व्हेन वेयर एंड हाउ के बारे में जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो टाइम फ्रेम अंडर द हिस्ट्री पढ़ा था, मतलब हिस्ट्री का टाइम फ्रेम पढ़ा था. लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क के बारे में. ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क अबाउट इंडियन हिस्ट्री, अबाउट आवर हिस्ट्री, अबाउट आवर पास्ट. तो ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क कहने का मतलब ये है कि भौगोलिक, जैसे टाइम के अनुसार, लोगों के कल्चर के अनुसार हम हिस्ट्री के बारे में जानते थे. ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क कहने का मतलब है कि जब हमारा जो पास्ट, जो पहले बीत चुका है, जिसको आज के समय में हम पढ़ते हैं, तो उस समय ज्योग्राफिकल जितने भी फैक्टर थे, यानी कि भौगोलिक, यानी कि हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश का जलवायु, हमारे देश का वेदर, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, ये सब कैसे सहायक बने, कैसे हेल्पफुल बने, कैसे योगदान रहा, क्या योगदान रहा इन सब का हमारे हिस्ट्री में, हमारे बीते पास्ट में, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो आइए हम शुरू करते हैं. मैंने यहाँ एक लिखा है, कुछ थोड़ा सा कुछ डिटेल लिख दिया है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ प्लेस हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इट्स हिस्ट्री. कहता है किसी भी जगह का जियोग्राफिकल लोकेशन जो होता है, भौगोलिक लोकेशन जो होता है किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का, वो एक बहुत बड़ा छाप, बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है अपने ही हिस्ट्री पे, बहुत बड़ा योगदान होता है उसका हिस्ट्री में. Such factors such as type of land, soil, availability of water, climate affect human settlements. कहता है कि सोचिए, अगर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि सॉइल, लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी का उपलब्धता, पानी का उपलब्ध होना, जलवायु, ये सब अगर नहीं होते तो इतिहास हमारा होता क्या, है ना? सोचने वाली बात. अभी हमने थोड़ी देर पहले शुरू में क्वेश्चन किया था कि ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क का क्या महत्व है इतिहास में. बहुत बड़ा योगदान है. अगर जितने भी ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, भौगोलिक तथ्य हैं, फैक्टर्स हैं, अगर ये नहीं होते तो सोचो जरा, ह्यूमन बीइंग्स, इतिहास हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं ना, ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ते हैं. तो अगर ह्यूमंस इन फैक्टर की वजह से सेटल्ड ही नहीं होता, डेवलप्ड ही नहीं करता, तो हिस्ट्री का आज के डेट में अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना, उपलब्ध होना मुमकिन होता, पॉसिबल होता? नहीं होता. क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमंस बीइंग सेटल्ड कहीं किसी बैंक, रिवर ऑफ बैंक किनारे नहीं सेटल्ड होते, डेवलप नहीं करते, तो हम सभी आज भी बहुत साल पीछे चल रहे होते और उस समय लगभग सेम स्थिति यही होता. तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चेंजिंग नहीं था. हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि आज हम जिस सुख सुविधाओं से रह रहे हैं, क्या हमारा पास्ट भी वही सुख सुविधा से भरा हुआ था क्या? इसलिए हमें जानने की रुचि, हमारा इंटरेस्ट अपने बीते पास्ट के बारे में जानने को क्यों होता है? क्योंकि हमें जो चीजें मिल रही है, तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि आज जो ये प्लेन है, तो ये बना कैसे होगा भाई? ये अचानक से कहां से आया होगा? तो इसलिए हमें पीछे जाने की जरूरत पड़ती है कि हम जानना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है कि प्लेन, मोटरसाइकिल या जो भी आज सुविधाएं हैं, जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, उसके आधार पे जो भी हम मेंशन करके बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मशीन, बहुत सारी चीजें बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने जरूरत के हिसाब से. तो क्या पहले भी लोग ऐसे यूज करते थे या कितने साल पहले से लोग इस सब चीजों को यूज करते? ऐसा एक इंटरेस्ट बनता है. तो इंटरेस्ट बनता है तब हम अपने बीते पास्ट के बारे में जानते हैं. जब हम अपने बीते पास्ट के बारे में जानते हैं तब हमें ये सारी चीजें, बातें मिलती हैं जानने को. लेकिन उन सब का मेन फैक्टर क्या है? ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क.
क्योंकि अगर सॉइल, अगर मिट्टी अच्छी नहीं होती, अगर हमें मिट्टी अच्छी नहीं मिलती, हम सेटल्ड नहीं होते, क्लाइमेट कहीं नहीं मिलता, वाटर नहीं मिलता, तो ह्यूमन बीइंग का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। और ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता तो फिर ना हिस्ट्री होती, ना साइंस होता, कुछ भी नहीं होता। तो यानी कहता है कि ये जो ज्योग्राफिकल जितने भी फैक्टर्स हैं, इनकी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे हिस्ट्री पर, हमारे इतिहास पे। इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, है ना, जनरली अगर देखा जाए कि जनरली जो लोग थे वो प्रिफर करते थे कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहां पे उन्हें सब कुछ मिल जाए। जैसे कि ना जनरली लोग जो थे पहले के, वो प्रिफर करते थे कि वो ऐसी जगह पे रहें जहां पे हर चीज उनके फेवर में हो, यानी उनके रहने के लिए फेवरेबल हो, मतलब हर उनके रिस्पेक्ट में वो जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। ऐसे लोग पहले जनरली लोग फेवर करते थे, ऐसे लोग जगह ढूंढते थे। तो अगर इन इंडिया की हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने कि इन इंडिया ह्यूमन फर्स्ट सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द 3 बिग रिवर्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। कहता है कि अगर इंडिया में देखा जाए, भारत में देखा जाए, तो जो लोग थे वो सबसे पहले 3 बड़ी नदियां जो कि गंगा, इंडस, जिसको हम लोग सिंधु नदी भी जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 नदियों के बैंक्स यानी किनारे, इन 3 नदियों के आसपास किनारे ही ये लोग पहले इंडिया में, मतलब ह्यूमन बीइंग जो थे वो डेवलप किए एंड उनके बसे सेटल्ड हुए। तो सबसे पहला जो सेटलमेंट हुआ था, लोगों का सेटल किए, वो सबसे पहले इंडस नदी के किनारे सेटल्ड हुए थे, जिसको हम लोग द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति, है ना, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, ये जो भी सभ्यता थी, ये सब सबसे पहला सेटलमेंट हुआ था वो इंडस नदी के किनारे। फिर बाद में द गंगा रिवर की नदी, और बाद में धीरे धीरे, मतलब ये मेन जो 3 है रिवर, बिग रिवर, ब्रह्मपुत्र, इन सिंधु नदी अब तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन वो उसका सोर्स ऑफ जो वाटर है निकलने का अभी भी हिंदुस्तान में ही पड़ता है। लेकिन ये 3 नदियां के किनारे जो थे वो पहले सेटलमेंट होता था। दे सेटल्ड इन दीज एरियाज ड्यू टू द फॉलोइंग एडवांटेजेस। और लोग जो थे पहले वो इन नदियों के किनारे, इन नदियों के मैदानी भागों में ही क्यों बसते थे, क्यों सेटल्ड होते थे? तो उस नीचे लिखा है कि फॉलोइंग एडवांटेजेस, मतलब कि इन कारणों से, इन एडवांटेजेस के कारण वो प्रेफर करते थे। पहला क्या था? फर्टाइल लैंड, नदियों के किनारे जो सालों भर बहने वाली नदियां होती हैं, जिन नदियों में सालों भर पानी होता है, बहते रहता है, उसके आसपास की जितनी भी बहुत दूर दूर तक मैदानी भाग जो होता है, मतलब कि फर्टाइल लैंड जो होते हैं बहुत फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, मतलब कि उसमें अनाज बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, ज्यादा मात्रा में अनाज उपजाया जाता है। दूसरा जो एडवांटेजेस है, नियर बाई सोर्स ऑफ वाटर फॉर देयर नीड्स। नदियों के किनारे इसलिए लोग किंगडम बसाते थे, लोग सेटल होते थे, क्योंकि उन्हें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के हिसाब से पानी उन्हें आसानी से मिल जाता था, बहुत नजदीक होता था उनके लिए। कहीं ऐसा नहीं, अगर सपोज कीजिए कि पहाड़ जो ऐसे पहाड़ी भाग हैं, ऐसे रेगिस्तान हैं, अगर सेटलमेंट लोग अगर रेगिस्तान में करें, थार मरुस्थल में अगर सेटल्ड हो जाए, तो वहां पानी को पीने का मिलेगा और नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां नदियां हैं ही नहीं, और ना ही मैदानी भाग है, ना हम थार मरुस्थल में, ना कोई थार डेजर्ट में ना कोई हम पौधे उगा सकते हैं, ना प्लांट्स उगा सकते हैं, ना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना वहाँ पानी है, यानी कि टोटल लाइफ, वेस्ट ऑफ लाइफ, बर्बाद जिंदगी, और लाइफ भी, जीवन भी खत्म वहां पे। तो इसीलिए ये नदियों किनारे बरसते थे कि हमारा मैक्सिमम जो वर्क होता है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की सहायता से होता है। हमें पानी की सबसे ज्यादा नीड होती है बहुत सारे कामों में। तीसरा है गुड क्लाइमेट। नदियों के किनारे जो क्लाइमेट होता है, नदियों के किनारे का, नदी के आसपास का जो जलवायु होता है, वो इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ह्यूमन एक्सेप्टेंस के अनुसार, मतलब ह्यूमन के अवेलेबिलिटी, जो भी नीड्स की अवेलेबिलिटी होती है उसके अनुसार होता है, उनके रिस्पेक्ट में होता है, तो इसीलिए गुड क्लाइमेट मिलता था। चौथा है रिवर्स सर्व्ड एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। और नदियां जो होती थी, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां जो हैं ये तीनों, या और भी बहुत सारी नदियां हैं जो सालों भर पानी से बहती हैं, वो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाने का माध्यम भी बन जाती थी, है ना। नावों पे बैठ के लोग
एक जगह से इस यहाँ बैठा और नदी के साथ कहीं दूसरे जगह पहुंच गए, दूसरे एरिया में पहुंच गए। तो इसलिए नदी और किनारे जितने भी सेटलमेंट होते थे वो रिवर्स के आसपास ही होता था। कहता है कि अगर नॉर्थ में हम हिमालयाज की बात करें तो हिमालय क्या था, हिमालय भी क्या करता है, हमको सेंट्रल एशिया से सेपरेट करता है और उधर से नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय में एक ही वक्त में क्या करता है, द पासेस इन द माउंटेन्स अलाउड मूवमेंट इन द पीपल स्पेशली, है ना, फ्रॉम यूरोप। कहता है कि माउंटेन्स में जो पासेस होते हैं वो, या फिर माउंटेन्स पास जो होकर के लोग आते हैं, हमें अलाउ करता है कि हम एक दूसरे के कल्चर को कलर एक्सचेंज करें, एक दूसरे के कल्चर्स को जानें, है ना। और कहता है कि अगर हम साउथ की, इंडिया के साउथ की बात करें तो एक बहुत लंबा कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन का मतलब समुद्र तट का रेखा, समुद्र तटीय रेखा या फिर जगह। तो हमारा अगर आप देखेंगे तो अगर भारत का मैप आप अगर भी देखेंगे तो गुजरात से इधर लेकर के, गुजरात पाकिस्तान से लेकर के एकदम किनारे किनारे चल जाइए तो सबसे नीचे लास्ट में कन्याकुमारी, और फिर उधर से बे ऑफ बंगाल की ओर आइए तो कोलकाता बंगाल तक, यानी बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र है हमारा समुद्र के तट का। तो जो उस टाइम में क्या करता था कि जैसे हमें बहुत सारी रोम कंट्रीज से, दूसरे दूसरे कंट्रीज से ट्रेड जब हमें फ्लोरिश करना होता था तो हमारा कोस्ट लाइन बहुत हेल्पफुल था, जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स में, रिलीजियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होता था। तो ये और बहुत सारे सिटीज के, टाउन्स के ग्रोथ के लिए बाहर के देशों से ट्रेड, व्यापार होता था तो वो ज़्यादा अच्छा होता था। तो इस तरीके से हमारा जो ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क है, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, वो हिस्ट्री में हमें हिस्ट्री जानने में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, एक बहुत बड़ा कारक रहा है, एक बहुत बड़ा नॉलेज का सोर्स ऑफ ये हिस्ट्री, ये भी माना जा सकता है, होता है। तो इस तरीके से ये था ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। अब इसके बाद आते हैं, एक टॉपिक है रीजन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपुल। आपको पता है कि ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क तो हम जान गए, लेकिन उस समय में भी मैंने भी एक बात की है कि नदियों के थ्रू या फिर लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते थे, मूवमेंट करते थे। तो लोग क्यों मूवमेंट करते थे, है ना, क्या क्या रीजन रहा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह लोग मूवमेंट करते रहे। तो उसके बारे में हम लोग टॉपिक में, अगले टॉपिक में पढ़ा। तो अभी हमने पढ़ा कि ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ आवर पास्ट, एंड मैंने भी बोला था नेक्स्ट टॉपिक जो है रीजन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। तो जैसे कि मैं आपको ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क जब पढ़ा रहा था तो उसमें एक स्टेटमेंट आया था कि लोग ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए रिवर्स का यूज किया करते थे। तो क्वेश्चन वहां पे एक और ये भी उठता है कि लोग जब सेटल्ड हो गए थे एक जगह पे तो वो मूव क्यों करते थे, है ना, या एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता जब एक जगह से, तो फिर वो मूव क्यों किए, वहीं पे वो डेवलप करते, या फिर और भी बहुत सारे सवाल ऐसे आते होंगे। तो उसी के बारे में जानना है कि वो मूव क्यों करते थे, एक जगह से दूसरे उनका मूवमेंट क्यों होता था। उन्हीं रीजन्स के बारे में पढ़ता है। पीपल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वेरियस रीजंस। देखिए, किसी भी कोई भी लोग जो होते हैं किसी एक समाज के, तो उनका एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई एक रीजन नहीं हो सकता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। वेरियस रीजंस, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के रीजन हो सकते हैं। द फॉलोइंग रीजंस कैन बी अट्रिब्यूटेड टू द मूवमेंट ऑफ पीपल, जिसमें से कुछ अनुमान किया गया है कि ये रीजंस हुए होंगे जिससे, जो कि लोगों के मूवमेंट में बहुत ज्यादा जरूरत रही होगी, उस वजह से इन रीजंस के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किए होंगे। तो आइए हम उन रीजंस के बारे में जानते हैं। पीपुल मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड, ये बिल्कुल सही रीजन है कि शुरू में हो सकता है कि लोग जिस जगह पे थे उस जगह पे से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहे। पहले, बहुत साल पहले लोग जब मूव करते होंगे तो खाना के, भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो ये एक सुटेबल रीजन है।
दूसरा है पीपुल मूव्ड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड फैमिन्स। कहता है कि कहता है कि पीपुल जो है वो नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा के केस में भी मूव करते होंगे, क्योंकि जैसे हम नदी के किनारे लोग पहले बसते थे एकदम बिल्कुल पास में ही, और नदी में अचानक से बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, या फिर नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, भूस्खलन हो गया, फैमिन्स हो गया, मिट्टी वहां की खिसक गई, और तो उस डिजास्टर से बचने के लिए भी लोग क्या करते रहते थे, एक जगह से एक जगह पर, जैसे मान के चलिए नदी के किनारे बसे हुए हैं, अब बरसात का टाइम आया तो नदी में पानी बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगा, पानी जहां तहां भर जाएगा, पेड़ पौधे उखड़ जाते थे, मिट्टी कहीं की कटना शुरू हो जाता था। इस वजह से लोग क्या करते थे, मूव करते रहते थे। जब जरूरत पड़ा तो जरूरत के हिसाब से नदी के किनारे, और जरूरत के हिसाब से फिर उससे दूर भी। तो तीसरा रीजन है कि रिलीजियस लीडर्स मूव्ड टू स्प्रेड देयर टीचिंग्स। जितने भी रिलीजियस लीडर्स थे, जैसे कि जितने भी धार्मिक नेता थे, धार्मिक गुरु थे, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के, अपने टीचिंग्स के अपने पढ़ाई, अपने ज्ञान का प्रदर्शन के लिए, अपने ज्ञान को और फैलाने के लिए दूसरे प्लेसेस में भी, तो उन्होंने उस वजह से मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह गए, अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपने धर्म का प्रचार किया। ट्रेडर्स मूव्ड टू सेल देयर गुड्स फार ऑफ प्लेसेस। कहते हैं कि ट्रेडर्स, जितने भी व्यापारी टाइप के लोग थे जो व्यापार करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसलिए मूव किया, बहुत दूर दूर तक मूव किया, ताकि वो व्यापार कर सके, है ना, एक सामान के बदले एक अपने गुड्स का, अपने सामानों का अपने एक्सचेंज कर सके, आदान प्रदान कर सके, है ना, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में, जो सामान मान के चलिए मेरे पास है, और हो सकता है कि जो सामान किसी और के पास, अगले आदमी के पास है, वो सामान मेरे पास नहीं है, तो हम व्यापार करते हैं, तो हम एक नई चीज के बारे में भी जानते हैं, और उसके फायदे के बारे में, उसके यूजेस के बारे में जानते हैं। तो इस वजह से कि लोग व्यापार करते थे तो बहुत दूर दूर तक जाते थे, तो उस वजह से भी, व्यापार की वजह से भी लोग मूव किए। किंग्स सेंड देयर आर्मीज टू कॉन्कर लैंड। कहता है कि जितने भी राजा महाराजा होते थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, वो अपने आर्मी, अपनी सेना भेजते थे किसी और लैंड को, भूमि को हथियाने के लिए, जो कि उनके राज्य में नहीं है। जैसे बहुत सारे राजा थे जिनका मतलब उन्हें यह था कि हमारा ही कल्चर, हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा राज्य, हमारा साम्राज्य, हमारा किंगडम दूर दूर तक फैला रहे, बहुत जहां तक मतलब धरती है वहां तक हमारा फैल जाए, हमारा राज्य, हमारा ही नाम हो हर जगह। तो उसकी वजह से लोग क्या करते थे, अपनी आर्मी, किंग्स जो थे अपनी आर्मीज भेजते थे कि वो जाओ, वो जगह अपने कब्जे में ले लो, हमारे राज्य में मिला लो। इसके लिए भी लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। पीपुल ट्रेवल टू डिस्कवर न्यू लैंड्स, एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नई नई जगहों को खोज करने के लिए, उनके अंदर इंटरेस्ट होता था कि क्या हम जो रह रहे हैं, क्या इतना ही बड़ा ये धरती है, इतना ही भर में हमारा जीवन है, क्या इससे आगे भी कुछ है। तो ये उत्सुकता के कारण इसको जानने के लिए कि कोई नया प्लेस पर जाते थे, और नया जगह खोजने के व्यू से, नए जगह, नए प्लेस को ढूंढने के व्यू से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो ये सारे जो है मूवमेंट्स है ना, रीजन्स है, जो कि माना गया है, लोगों ने अनुमान लगाया था कि ये सारे, और भी रीजन्स हैं, लेकिन उसको मेन इतने रीजन्स रखे गए हैं कि इस कारणों से पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। तो ये था रीजन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। अब इसके बाद एक टॉपिक है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, है ना, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसके बाद जो भी टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री को मैं यहाँ पे इसलिए अभी नहीं पढ़ाऊंगा इसी में आगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 7th में भी पढ़ना है, 5th में भी पढ़ना है, सॉरी 5th में नहीं, 7th में भी पढ़ना है और 8th में भी पढ़ना है। तो मैंने क्लास 7th का पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो जो डाला है, और क्लास 8 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो, वो दोनों को भी अगर आप वीडियो को देख लेंगे, तो जो आपके बुक में, जो आपके क्लास में इसके बाद जो टॉपिक में जो सेम वही चीज पढ़ना है जो क्लास 7 में मैंने पढ़ाया है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में, वीडियो पार्ट 2 एंड वीडियो पार्ट 3 क्लास 7 का, और क्लास 8 का वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2।
अगर आप देख लेंगे इसके बाद आपका सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगा। और सोर्स ऑफ हिस्ट्री आप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग क्लास 7 का वीडियो पार्ट 2 जरूर देखिए और पार्ट 3 भी जरूर देखिए। सोर्स ऑफ, इसके बाद जो टॉपिक है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो सेम टू सेम दोनों आपका एकदम सेम टू सेम, हर चीज, हर टॉपिक, हर एक फैक्ट जो आपके बुक्स में है वो सेम चीज है, बिल्कुल अलग नहीं है। तो आप 7 का वीडियो देख लीजिए, 7 क्लास का पार्ट 2 एंड 3, तो आपका सोर्स ऑफ हिस्ट्री का जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो अब इस क्लास में इस टॉपिक तक ही मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो एक टॉपिक है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसको आप 7 क्लास वाले वीडियो का देख लीजिएगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो इसके आगे आप जो भी है वीडियो पॉज करके, जो भी जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, जितने भी रीजन दिए हैं, वो सब नोट कर लीजिएगा नोटबुक पे। उसी से आपका पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपका ये चैप्टर 1 यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।